आज इस वीडियो में हम सामाजिक आंदोलन के उदय के साथ साथ ब्रह्म समाज, आर्य समाज एवं रामकृष्ण मिशन के अलावा शेष अन्य सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। धार्मिक और या सामाजिक, इनकी चर्चा आप करेंगे। देखो, अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है हिगल, दार्शनिक है ये, और ये कहता है कि पुनर्जागरण अगर नहीं हो तो धर्म सुधार संभव ही नहीं है। पुनर्जागरण के बिना क्या संभव नहीं है? धर्म में सुधार संभव नहीं है। होता क्या है कि इससे पहले यानी अंग्रेजों से पहले जो भी भारत पर शासन करने के लिए आए, तो भारतीय सभ्यता संस्कृति जो भी थी उसके अंदर वो आत्मसात हो गए, तो उसके अंदर मिल गए और हमारे वाले धर्म या संस्कृति को ही उन्होंने अपना लिया था। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों ने उल्टे अपनी सभ्यता और संस्कृति है वो भारतीयों पर थोपी। यानी वो चाहते थे कि हम जैसे लोग वैसे ही हम दूसरों को बनाते। क्या कारण था इनका? 18वीं शताब्दी में वहां पर, यूरोप की बात कर रहे हैं, वहां पर तर्क और अन्वेषणा के आधार पर, यानी तर्कों के आधार पर उन्होंने वहां पर जागरण आ गया, लोगों में जागरण आ गया। हमारे से पहले आता है, वहां पर जागरण आ गया, तो यूरोपीय अपने आप को सभ्य करने लगे, यानी सभ्यता वहां पर पहले आ गई और अपने आप को ये सभ्य करने लगे, तो फिर ये भारत पर तो थोपे नहीं। तो ये कारण भी था इनका। अब देखो, यहाँ पर दो चीजें होती हैं ये धार्मिक सुधार आंदोलन होने की। एक तो कि भारत के ऊपर ये थोपा गया था, जो सभ्यता थोपी गई थी, या फिर भारत के अंदर जो रूढ़िवादिता आ गई थी उसको दूर करना। दो चीजें हैं, ये दोनों एक से ही संबंधित हैं कि जो भी त्रुटियां आ गई थी अपने किसी भी धर्म में, एक धर्म की बात नहीं है, किसी धर्म में भी त्रुटियां आ गई हैं उसको दूर करना, ठीक है। और दूसरी चीज है कि भारत का जो प्राचीन वैदिक ग्रंथ हैं उनके पास वापस लौटना और लोगों को यह पता चलना कि जो हमारी संस्कृति है वो तो इनसे ही महान है। ये अपने वाले को महान कह रहे हैं और अंग्रेज ही हमें बता रहे हैं, कई अंग्रेज हैं इस प्रकार के जो ये बता रहे हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता है वो तो बहुत महान सभ्यता है। तो ये दो प्रकार के कारण रहते हैं जिनके कारण ये धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं। और कई व्यक्ति हैं यहाँ से पढ़ लिख लेते हैं, फिर अंग्रेजी पढ़ लिख लेंगे, कई लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, वो लगभग मुकाबला करेंगे पाश्चात्य देशों वालों का, तो फिर इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और ये यहाँ पर बौद्धिक जागरण के लिए अग्रदूत का काम करते हैं। इन लोगों में बौद्धिक जागरण का काम ये शुरू कर देते हैं और उसी में से हम एक बात करेंगे आगे इसकी, राजा राममोहन, यानी राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत हम इन्हें कह सकते हैं, सभी को मिला, ठीक है। ये तो है इसकी शुरुआत। और इनके कारण फिर क्या रह जाते हैं कि हमारे को इस बौद्धिक संस्कृति या धार्मिक जागरण की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि एक तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके अनुसार ईसाई मशीनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई कि आप भारत में जाइए। ईसाई मशीनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दे दी गई और उन्होंने हिंदू धर्म पर प्रहार करके, कि हिंदू धर्म है वो बढ़िया धर्म नहीं है, बढ़िया धर्म कौन सा है जी? हमारे वाला है, ईसाई धर्म को आप अपनाइए। तो इस प्रकार से उनके ऊपर ये लादा गया और कालांतर में हमारे जो धार्मिक सुधार आंदोलन जो प्रवर्तक हैं उन्होंने कि जी हमारे धर्म में गलत नहीं है, इनके अगर हम मूल में जाएं, मूल में, यानी राजा राममोहन राय है वो एकदम जो हिंदू धर्म है उसके जो मौलिक जो आधार हैं
उनका वो समर्थन करता है। मौलिक का मतलब जो शुरुआत में गठित किए गए थे उनकी बात है, यानी उसका वो समर्थन करता है। ऐसे ही जो दूसरे हैं दयानंद सरस्वती, वो कहते हैं कि जाति प्रथा को नहीं मानना चाहिए, और जाति प्रथा कहाँ नहीं है, वेदों में नहीं है। कि अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो वहां पर जो जातियां थी वो किसके आधार पर थी, धर्म के आधार पर थी। तो वहां हम देखते हैं तो जाति प्रथा को नहीं मानने का ये इस प्रकार से कारण देते हैं, और ये कहते हैं कि मौलिक धर्म को मानो आप, वेदों में एकदम बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। तो ये उल्टे इस प्रकार से पहला कारण रहता है। दूसरे कारण में हम जाते हैं प्राच्यवादी, और प्राच्यवादी हम कहेंगे जैसे विलियम जोन्स है, चार्ल्स विल्किन है, मैक्स मुलर है, जेम्स प्रिंसेप है। इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कहा कि जो भारत की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता है वो बहुत ही अग्रणी है, अग्रणी में से है। जैसे देखो ये जो विलियम जोन्स है, इसने मनुस्मृति का अध्ययन किया था। जो मनुस्मृति की अपन ने चर्चा स्मृतियों में है ना, मनुस्मृति का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसने भगवत गीता का किया था। और इन्होंने वेदों का। तो इस प्रकार से इनका अध्ययन इन्होंने किया और पाया कि वास्तव में ये ग्रंथ है वो बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। इसी प्रकार की एशियाटिक सोसाइटी है बंगाल में, उसने भी इनका अध्ययन किया और इसने भी इन ग्रंथों को बेहतर पाया कि जी इस प्रकार से इन लोगों ने कहा तो हमारे ऊपर ये सभ्यता नहीं थोपनी चाहिए, गलत बात है। हम तो खुद ही बहुत बढ़िया सभ्यता है। आगे हम चर्चा करते हैं पाश्चात्य जो लोग हैं उनके प्रचार प्रसार की कि जी ये प्रचार प्रसार अपनी सभ्यता और संस्कृति का कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोग हैं उन्होंने तर्क के आधार पर कि जी हमारे पास भी, यानी एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये हमारे पास भी इस प्रकार की बढ़िया सभ्यता है, और हमारे वालों ने उल्टा उनको इस प्रकार से निर्देशित किया कि हम आपका तर्क के आधार पर इनको नहीं मानेंगे। और अगला है इसमें पत्रकारिता। यानी समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने प्रचार किया कि जी अंग्रेज है इस प्रकार से हमारे ऊपर जाति करते हैं, इनकी ये सभ्यता ये ठीक नहीं है। तो लोगों में ये भावना उन्होंने जागृत की, समाचार पत्रों के माध्यम से उनको जागृत किया। जागृत करने के कारण है। आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर पत्रकारिता के बाद में कि जी अंग्रेजी पढ़े लिखे जो शिक्षित वर्ग है, और शिक्षित वर्ग किनको माना गया, अंग्रेजी पढ़े लिखों को, और उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद में उन्होंने वहां का जो अवलोकन किया उसके बाद में कि हमें एकता और सामाजिक समानता की भावना यहाँ पर अगर हम अपनाएंगे, सामाजिक अगर समानता हो जाएगी तो हमें किसी भी पुनर्जागरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस प्रकार के कारण रखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि है। अन्य जो आंदोलन है उनके बारे में एक है इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक तो कर्नल एच.एस. अल्कॉट और एक है हेलेन पेट्राना ब्लावत्स्की। ये दोनों मिलकर, ये रूसी महिला है, ये दोनों मिलकर किसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, प्राच्य जो धर्म है उनका तुलनात्मक अध्ययन करके कि कौन सा धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है और कौन सा हमें धर्म, दर्शन
और वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में ज्यादा अनुभूति करवाता है। ठीक है, मुख्य रूप से तो इसके मामले में इन्होंने पाया कि जी जो वैदिक धर्म है, इनके ये दर्शन वगैरह और वैज्ञानिक से ये बहुत ही प्रभावित हुए। ठीक है, और इनका जो वैदिक धर्म में जो कर्म सिद्धांत है ना, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत है, इनको भी मान्यता दी इन्होंने। ये संस्थापक फिर कालांतर में 1888 में एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी, 1917 में अध्यक्षा बनेगी। एनी बेसेंट इससे जुड़ जाती है 1888 में, और 1893 में वो भारत आती है, और 1898 में ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। किसकी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एक हिंदू कॉलेज भी आई थी, पहले आई थी ना, किसने करी थी हिंदू कॉलेज की स्थापना? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, डच व्यक्ति डेविड हेयर के साथ मिलकर। और ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, कालांतर में 1916 में मदन मोहन मालवीय, तो हिंदी भाषी व्यक्ति थे, इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, अब 1907 में ये जो व्यक्ति है ये मर जाता है, और इसके स्थान पर एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता बन जाती है। ठीक है, इससे पहले देखो ये 1875 में इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, ये न्यूयॉर्क में स्थापना हुई है, और 1882 में इसकी स्थापना होती है अडियार, मद्रास में, यानी भारत में ये 1882 में आई। ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगले हम देखते हैं सत्य शोधक समाज। और इसके प्रवर्तक थे ज्योति फुले, और मुख्य रूप से अस्पृश्यता उन्मूलन, इनका एक नाम अगर आप याद रखें, यानी छुआछूत को खत्म करने का इस सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, सत्य धर्म, और गुलामी। सत्य धर्म और गुलामी पुस्तकों के माध्यम से इसने अस्पृश्यता उन्मूलन को समाज के लिए घातक बताया। इसने ज्योतिबा फुले ने। इसके अलावा हम बात करते हैं यंग बंग आंदोलन की। एक व्यक्ति है सर हेनरी विवियन डिजरियो। 1809 में इनका जन्म होता है, और 1821 में ये भारत आते हैं घड़ी बेचने के लिए, और यहाँ ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर इतिहास पढ़ाने लग जाते हैं घड़ी बेचते बेचते। और ये फिर कालांतर के अंदर एकेडमिक एसोसिएशन, संस्था स्थापित की है इन्होंने, ये एकेडमिक एसोसिएशन, और एक संस्था और है इनकी सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज। ये संस्था भी ये स्थापित करते हैं,
और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्य के लिए जीना और मरना और सद्गुणों पर आधार। ठीक है, सत्य और सद्गुण दो नाम लिख देता हूं मैं। इसका मुख्य उद्देश्य था सत्य के लिए जीना मरना और जो भी सद्गुण है उनके ऊपर चलना है। इस यज्ञ भंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था और हेनरी डेविड डिजिरियो ये इसके संस्थापक हैं और इनको आगे चलकर बंगाल का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें और आंदोलनों की तो मुसलमानों के आंदोलन है। मुसलमानों के देखो जब 1857 की क्रांति पूरी हो जाती है तो 1870 के करीब एक डब्ल्यू हंटर व्यक्ति हैं और ये एक किताब प्रकाशित करते हैं इंडियन मुसलमान। यानी 1857 की क्रांति में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ मिलजुल कर बढ़िया तरीके से 1857 की क्रांति में भाग लिया। लेकिन इसके बारे में देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम नहीं चलेगा, हम सांप्रदायिकता भिड़ाएंगे। तो ये एक किताब है डब्ल्यू हंटर, इसमें इंडियन मुसलमान जो पुस्तक है उसमें डब्ल्यू हंटर ने लिखा है कि कंपनी को या फिर अंग्रेजी सरकार को मुसलमानों को कुछ रियायतें देकर उन्हें अपने पक्ष में करना चाहिए, उन्हें रियायतें दो और हिंदुओं या कांग्रेस, आगे तो कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी, कांग्रेस के खिलाफ इन्हें भड़काओ आप। और आगे जो मैंने आपको एक बताया था व्यक्ति लॉर्ड नॉर्थ ग्रुप, ये 10,000 रुपए भी देते हैं कि कांग्रेस के मुकाबले ये जो संस्था है मुसलमानों वाली ये ज्यादा तरक्की करे, ज्यादा मजबूत हो जाए, इसलिए ये 10,000 रुपए भी उन्हें डोनेट करते हैं। तो ये एक व्यक्ति को पकड़ते हैं यहाँ पर, सर सैयद अहमद खान। ये व्यक्ति पहले कांग्रेस का भी समर्थक था और हिंदुओं का भी, यानी हिंदुओं और कांग्रेस दोनों के साथ ये रहना चाहता था, लेकिन फिर इनके प्रभाव में ये आ जाता है और फिर आगे चलकर ये अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का पूरी तरीके से अनुसरण कर लेता है कि एकदम विरोधी हो जाता है हिंदुओं का और कांग्रेस का। कौन? सर सैयद अहमद खान। और ये जो आंदोलन चलाता है उसका आंदोलन का नाम है अलीगढ़ आंदोलन 1875। अलीगढ़ आंदोलन चलाता है सर सैयद अहमद खान और इसकी किताबें भी है साइंटिफिक सोसाइटी, और एक पत्रिका भी है इसकी तहजीब उल अखलाक। इसके माध्यम से ये अपने संदेशों को मुसलमानों के पास पहुंचाता है कि हम अंग्रेजी राज्य के अधीन रहेंगे और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करेंगे। ठीक है, और ये जो भी कुरान वगैरह है उनका भी टिक्का भी इसके ऊपर लिखता है, अपने तरीके से ये टिक्का लिखता है। तो ये है व्यक्ति कौन है? सर सैयद अहमद खान। इसके एक उलट है एकदम, सर सैयद अहमद खान से अलग है देवबंद आंदोलन अहमदिया। ये अहमदिया ये दो आंदोलन होते हैं। देवबंद आंदोलन है ये इसके विपरीत था, ये दोनों विपरीत हैं इसके। ठीक है, यानी कुरान और हदीस, नजमा और कयास। मुसलमानों के इस प्रकार के 4 ग्रंथ हैं, कुरान में भी है, हदीस में भी, नजमा में भी, कयास में भी। तो ये कहता है कि कुरान और हदीस के अनुसार हमें धर्मात्मक शास्त्रों के ऊपर आचरण करना है, न कि पाश्चात्य के अनुसार। इन पाश्चात्य को हमें एकदम से भुला देना है और ये एकदम हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। यहाँ पर देखो ये जो व्यक्ति है सर सैयद अहमद खान, ये राजभक्त मुसलमान, यानी अंग्रेजों को ये कहने की भी कोशिश करता है कि जी जो मुसलमान है वो क्या है जी, राजभक्त हैं। ये उनको यकीन दिलाता है कि मुसलमान क्या है, राज के भक्त हैं। और एक हिंदू व्यक्ति है, बनारस का हिंदू व्यक्ति, उसके साथ में वो देशभक्त एसोसिएशन की भी स्थापना करता है। देवबंद आंदोलन हो गया। रशीद अहमद गंगो और मोहम्मद कासिम ननौतवी ये इसके संस्थापक हैं।
मोहम्मद कासिम ननौतवी। कालांतर में एक व्यक्ति और जुड़ जाता है, सिल्लू नुमानी इसमें जुड़ जाता है और इसको लोकप्रिय बनाता है जिस प्रकार केशव चंद्र सेन ने लोकप्रिय बनाया था। अहमदी आंदोलन, गुलाम अहमद कादियानी, इसके प्रवर्तक हैं और ये है कहां पर, पंजाब में गुरदासपुर में और कादियान नामक स्थान पर ये इसकी स्थापना करता है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पाश्चात्य प्रभाव से हमारी शिक्षा और धर्म को मुक्त रखें। अब एक पारसी धर्म की ओर बात करते हैं हम। रहनुमाए मजदासियन सभा, $1851 ये एक संस्था और है और इसके हैं, एक तो देखो दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक, एक यही से चलेगा नौरोजी फरदौन जी और एक है SS बंगाली, ये इसकी स्थापना करते हैं और इसकी जो पत्रिका है वो है राब्ता बॉब्ता। इसके माध्यम से ये कहते हैं कि ईसाई जो पारसी धर्म है उसमें जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसको किस प्रकार से दूर करना है। तो ये है। इसके अलावा जो कुरीतियां हैं उनको और देखते हैं, थोड़ी बहुत कुरीतियां बची हैं। 1829 की बात करते हैं। 1829 में सती प्रथा पर बैन लग जाता है, ठीक है। कौन लगाता है? सर विलियम बेंटिंग। एक हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के समय, जो वेलेस्ली था और 1804 में शिशु वध पर शिशुओं का, छोटे शिशुओं का वध कर देते थे, तो उसके ऊपर लॉर्ड वेलेस्ली के समय प्रतिबंध लग जाता है। और 1856 की हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। 1856 में लॉर्ड कैनिंग है, कैनिंग आ जाते हैं इस समय और ये विधवा विवाह, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह और ये करवाते हैं किसके द्वारा? प्रवर्तक रहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये कहते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों से हस्ताक्षर करवा के कैनिंग के पास ले जाते हैं, फिर उनको मानना पड़ता है और फिर विधवा से जो भी संतान होगी, इससे पहले वो वृद्ध नहीं थी तो उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद में उसको अधिकार भी मिलेगा। इस प्रकार से ये कानून पारित करवाते हैं। फिर 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, यानी जो मैरिज जो शादी है उसकी आयु जो लड़के लड़कियों की कितनी रहेगी, और ये है किसके समय? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय। फिर 1891, ये भी शादी से संबंधी है, एज ऑफ कंसेप्ट। लैंसडाउन के समय कुरीतियां दूर करने के लिए है ये। और फिर लास्ट में जो शादी से संबंधित है वो 1930 में लॉर्ड इरविन के समय शारदा एक्ट कि विवाह की उम्र अब कितनी रहेगी? 14 वर्ष और 18 वर्ष। इससे पहले एक व्यक्ति आते हैं धोंदी केशव खर्वे, DK कर्वे, पूरा नाम है इनका धोंदी केशव कर्वे। ये 1896 में विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं और 1906 के अंदर ये पूना में और महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। ये कहां पर है? बंबई में। ये इस प्रकार से, ये देखो किसके समय था, ये किसने करवाया था? केशव चंद्र सेन ने करवाया, ठीक है। एक दास प्रथा और है, 1883 के अंदर दास प्रथा है, वो बैन करवाई थी एलन मरो।
इसके मुख्य मुख्य नाम हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।